afternoon students. Today we start the new topic of cardiovascular system is shock. शॉक एग्ज़ाम वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से पढ़ना। सबसे पहले देखते हैं कि शॉक क्या होता है। तो शॉक को अपन वैसे सिस्टमेटिक इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम के अंदर इन्फ्लामेटरी कंडीशन डेवलप होती है। और इसको मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शनल सिंड्रोम भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन हैं, उसका फंक्शंस स्टॉप हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि शॉक के अंदर क्या होता है, अपना हार्ट है वो अपने बॉडी पार्ट को ब्लड की सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं कर पाता, जिसके कारण वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी और वो ऑर्गन डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके कारण उनके फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब होंगे। और इसी के अकॉर्डिंग अपन इसको मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शनल सिंड्रोम भी बोलते हैं। देन वी टेक द डेफिनेशन ऑफ शॉक। शॉक इज़ डिफाइंड एज ए कॉम्प्लेक्स, यानी बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम है, ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन characterized by inadequate blood flow to the tissue and cell of the body। मीन्स शॉक एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर अपने बॉडी के सेल्स और टिश्यू के पास ऑक्सीजन की सप्लाई है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती, जिसके कारण वो फेलियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस कंडीशन को बोलते हैं शॉक। इन अदर वर्ड, इट इज़ ए फेलियर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम टू मेंटेन एडिक्वेट परफ्यूजन टू द वाइटल ऑर्गन। मीन्स इसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि अपना जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो फेल हो जाता है टू मेंटेन एडिक्वेट परफ्यूजन टू द वाइटल ऑर्गन। वाइटल ऑर्गन का मीन्स बॉडी के सारे ऑर्गन्स, जैसे किडनी है, ब्रेन है, लंग्स है, इन सब के पास। देन शॉक इज़ ए क्लिनिकल सिंड्रोम करेक्टराइज्ड बाई इम्पेयरमेंट ऑफ इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन प्राइमरीली ड्यू टू द लो कार्डियक आउटपुट। मीन्स शॉक एक ऐसी कंडीशन है या ऐसा क्लिनिकल सिंड्रोम है जिसके अंदर टिश्यू परफ्यूजन की कंडीशन है वो डेवलप होती है, वो रिड्यूस होती है। क्यों होती है? ड्यू टू द लो कार्डियक आउटपुट। जो कार्डियक आउटपुट है वो जो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। और वो क्यों लो होता है? क्योंकि हार्ट प्रॉपर्ली पंप नहीं कर पाता ब्लड को उधर, तो उस कारण ये कंडीशंस डेवलप होती है और इसी को अपन बोलते हैं शॉक। देन आते हैं इसके टाइप्स पे। वैसे अपन इसके अंदर एक ही टाइप पढ़ेंगे जो है कार्डियोजेनिक शॉक की, बाकी इसके 5 से 6 टाइप होते हैं जो शॉक की कंडीशंस को डेवलप करते हैं। तो कार्डियोजेनिक शॉक है जिसका प्रॉब्लम है हार्ट के अंदर ही डेवलप होती है, तो इसीलिए ये टॉपिक अपने इसके अंदर इंक्लूड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द कार्डियोजेनिक शॉक। शॉक अकर व्हेन सिस्टोलिक और डायस्टोलिक डिसफंक्शन ऑफ द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट रिजल्टिंग इन कॉम्प्रोमाइज कार्डियक आउटपुट। मीन्स शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फंक्शन है हार्ट के, तो वो लॉस हो जाते हैं, जिसके कारण पंपिंग एक्शन हार्ट का डिक्रीज़ होता है और वो कंडीशंस है वो कार्डियक आउटपुट को रिड्यूस करती है, कॉम्प्रोमाइज़ करती है। और वो कंडीशन के कारण ऑर्गन के पास प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती और ऑर्गन फेलियर डेवलप होते हैं, कंडीशन डेवलप होती है शॉक की। या फिर अदर वर्ड के अंदर अपन ये बोल सकते हैं कि कार्डियोजेनिक शॉक इज़ द फेलियर ऑफ द हार्ट टू पंप एडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू मीट द ऑक्सीजन नीड ऑफ द बॉडी। मीन्स कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर क्या होता है, हार्ट है वो ब्लड को पंप करने के लिए फेल हो जाता है एडिक्वेटली, जिसके कारण अपनी बॉडी को ऑक्सीजन की नीड नहीं मिल पाती और वो कंडीशंस है ऑर्गन फेलियर की कंडीशन डेवलप करते हैं। लेकिन कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर मेन ये कंडीशन डेवलप होती है ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्टाइल पावर ऑफ द हार्ट इज़ लॉस। हार्ट मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्टाइल पावर है वो बिल्कुल लॉस हो जाती है, उस कंडीशन के कारण ये कंडीशन डेवलप होती है। और ये मोस्टली जैसे अपने MI पढ़ाता है, तो MI के अंदर, एक्यूट MI के अंदर इस कंडीशन को अपन देख सकते हैं। अब अपन डिस्कस करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इटियोलॉजिकल फैक्टर। तो इटियोलॉजिकल फैक्टर के अंदर सबसे पहले MI, मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाले पेशेंट को शॉक की कंडीशन डेवलप हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाती है। कार्डियोमायोपैथी, जिसके अंदर हार्ट की मसल्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। कार्डियक इंजरी, किसी भी इंजरी के कारण हार्ट के अंदर इंजरी हो रही है। सीवियर सिस्टम और पल्मोनरी हाइपरटेंशन, यानी किसी पर्सन के अंदर सिस्टमेटिक या पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, उसके कारण हार्ट के पास प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी और हार्ट की मसल्स धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी और कार्डियक आउटपुट रिड्यूस होगा और वो कंडीशन है डेवलप करेगी शॉक को। मायोकार्डियल डिप्रेशन, मीन्स मायोकार्डियल मसल्स है वो डिप्रेस हो जाए, यानी कॉन्ट्रैक्टाइल पावर बिल्कुल डिप्रेस हो जाए और वो रिलैक्स मूड में आ जाए तब। देन कार्डियक डिसअरिथमियाज, किसी पर्सन के अंदर कार्डियक डिसअरिथमिया की कंडीशंस है, यानी हार्ट प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रहा, पंप नहीं कर पा रहा है, उसकी रेट और रिदम के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो वो कंडीशनशिप डेवलप करती है। न्यूमोथोरेक्स, मीन्स हार्ट या लंग्स के अंदर कलेक्शन हो जाता है एयर का, जिसके कारण कंप्रेस करके वो हार्ट को
कंप्रेस करती है और हार्ट उसके कारण फंक्शन नहीं कर पाता। देन पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर भी हार्ट के अंदर क्या होता है, एम्बोलस के फॉर्मेशन हो जाता है। हार्ट की जो हार्ट से लंग से जो ब्लड वेसल्स निकल के हार्ट की तरफ आती है, तो वहाँ पर एम्बोलस का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण वो ब्लड है वो हार्ट के अंदर नहीं पहुँच पाएगा, और नहीं पहुँच पाएगा तो कार्डियक आउटपुट रिड्यूस होगा और वो कंडीशंस भी कार्डियोजेनिक शॉक को लीड करेगी। देन वल्वर स्टेनोसिस मीन्स जो वल्वा है वो बहुत ज़्यादा टाइटनिंग और स्टेनोसिस का फॉर्मेशन हो जाए, तो वो कंडीशंस भी क्या करती है, कार्डियोजेनिक शॉक को डेवलप करती है। तो ये सारे क्या है, इटियोलॉजिकल फैक्टर है जिसके कारण कार्डियोजेनिक शॉक की कंडीशंस डेवलप होती है। देन अपन ये भी देखते हैं कि कार्डियोजेनिक शॉक के कारण अपनी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसे मान लो किसी पर्सन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हुई, एमआई वगैरह हुई, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है वो इम्पेयर्ड होती है, जो क्या करती है, कार्डिक आउटपुट को रिड्यूस करती है, और जो इजेक्शन फ्रैक्शन है उसको रिड्यूस करती है। मींस ब्लड को आगे की तरफ इजेक्ट करने का फंक्शन को क्या करती है, रिड्यूस करती है। अब कार्डिक आउटपुट रिड्यूस हो रहा है तो ब्लड क्या हो रहा है, कम पहुंच पा रहा है, उसके कारण ऑक्सीजन भी कम पहुंच पा रहा है हार्ट से और अपने पूरे वाइटल ऑर्गन से, जैसे कि किडनी है, ब्रेन है, इन सब के पास। और हार्ट के पास नहीं पहुंच पाएगा तो हार्ट भी डैमेज होगा, और बाकी अदर पार्ट के पास भी नहीं पहुंच पाएगा तो अदर पार्ट भी क्या होंगे, डैमेज होंगे। और यही लैक ऑफ ब्लड और ऑक्सीजन है हार्ट मसल्स के अंदर कंटिन्यू हार्ट की मसल्स को डैमेज करते रहते हैं, और सेम कंडीशंस को ये सीवियर बनाते रहते हैं, जिसके कारण वाइटल ऑर्गन है उनके पास प्रॉपर्ली ब्लड्स की सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुँच पाएगी और वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाएंगे, और जिसके कारण मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर की कंडीशंस डेवलप होगी। और यही शॉक के अंदर मोस्टली कंडीशन चलती है। अब आते हैं अपन रिस्क फैक्टर के अंदर। रिस्क फैक्टर के अंदर मोस्ट कॉमनली रिस्क फैक्टर इसका हार्ट अटैक ही है, जिसके कारण ये कंडीशंस डेवलप होती है। ओल्डर एज, क्योंकि एज जैसे जैसे बढ़ती है उसी तरह हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, मसल्स पावर डिक्रीज होती जाती है। हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, किसी पर्सन के अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, तो कोरोनरी आर्टरी क्या करती है, हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करती है। अब जब हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी तो हार्ट फेलियर डेवलप होगा और वो कार्डियोजेनिक शॉक को डेवलप कर सकता है। हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, तो ये सारे ऐसे रिस्क फैक्टर्स है जो इस कंडीशंस को डेवलप करते हैं। अब आते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर। अब जब अपनी बॉडी के पास ब्लड की सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी तो सबसे पहले सिम्टम डेवलप होंगे रैपिड ब्रीथिंग, मीन्स अपनी ब्रीथिंग है वो बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। चेस्ट पेन होगा, देन डिस्पनिया की कंडीशन डेवलप होगी, यानी ब्रीथिंग रेस्पिरेशन है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। साइनोसिस, क्योंकि बॉडी के पार्ट को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो बॉडी के पार्ट ब्लू होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिस कारण साइनोसिस डेवलप होगा। रेस्टलेसनेस की कंडीशन डेवलप होगी। ब्लड प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि पंपिंग एक्शन वगैरह रिड्यूस हो रखे हैं। देन नोजिया वोमिटिंग के चांसेस बढ़ेंगे वेगस नर्व के स्टिमुलेट होने के कारण। टेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया के सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं, तो कभी टेकिकार्डिया सिम्टम्स एज ए कंपनसेटरी मैकेनिज्म देखने को मिलेंगे, फिर ब्रेडिकार्डिया के सिम्टम देखने को मिलेंगे। पेरिफेरल एडिमा मीन्स बॉडी के जो एरियाज़ होते हैं, जैसे कि लेग है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ और अपर एक्सट्रीमिटीज़ है, उनके अंदर एडिमा कंडीशन डेवलप होगी। क्यों, ब्लड है वो पूल होना स्टार्ट होगा इन एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर, और वो क्या करेगा, पूल होके और वो वहाँ पे जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, जिस कारण एडिमा कंडीशन डेवलप होगी। देन मेंटल स्टेट अल्टर्ड होगी, क्योंकि ब्रेन के पास ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुँच पा रही है। और पल्स है वो 3D पल्स अपन को देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा स्लो, यानी जिस फील भी नहीं कर पाएंगे ऐसी पल्स अपन को देखने को मिलेगी। इसके बाद सिस्टम के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो रीनल सिस्टम के पास ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंचती है तो ओलिगोयूरिया मीन्स यूरिन आउटपुट है वो 30 ml से भी डिक्रीज़ हो जाएगा, वो कंडीशंस अपन को देखने को मिल सकती है। देन बॉडी के जो पेरिफेरल एरियाज़ के अंदर एडिमा हो रहा था उसके कारण वहाँ की स्किन है कोल्ड और क्लैमी हो जाएगी, और पल्स बहुत ज़्यादा वीक और 3D हो जाएगी। तो ये सिम्टम्स मोस्टली इसके अंदर डेवलप होते हैं। और चेस्ट पेन का कारण मैंने बताया था कि ऑक्सीजन की सप्लाई जब हार्ट को नहीं पहुंच पाती तो जैसे MI एंजाइना डेवलप हुआ था, तो सेम वैसे ही इसके अंदर चेस्ट पेन भी डेवलप होता है। तो ये सिम्टम्स है वो अपन को देखने को मिलेंगे। अब आते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के अंदर कि कैसे अपन पता लगाएंगे कि पर्सन्स को कार्डियोजेनिक शॉक और उसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम डेवलप हुई है। तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि हाइपरटेंशन है वो कार्डियोजेनिक शॉक को डेवलप करती है, और कार्डियोजेनिक शॉक के कारण हाइपोटेंशन की कंडीशन डेवलप होती है। तो ये दोनों अपन इससे पता लगा सकते हैं। ECG से अपन हार्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं रेट और रिदम के अंदर वो अपन देख सकते हैं, क्योंकि MI है तो अपन को ST सेगमेंट इलीवेट वगैरह देखने को मिल सकता है।
देन चेस्ट एक्सरे करवाएंगे जिसके कारण हार्ट के जो चैम्बर है, कोरोनरी आर्टरीज है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे वो अपन देख सकते हैं। इकोकार्डियोग्राम के अंदर भी अपन सेम चीज़ें देखने को मिल सकती है। और कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाएंगे जिसके कारण यदि अर्थरोस्क्लेरोसिस है, कोई पल्मोनरी एम्बोलिज्म है या फिर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन है, तो उन सब के बारे में अपन को इससे पता लग जाएगा। तो ये सारे टेस्ट है अपन इसके अंदर कराएंगे। देन लेबोरेटरी कुछ डायग्नोसिस भी करवा सकते हैं, क्योंकि जब ब्लड की सप्लाई ऑर्गन के पास नहीं पहुंच पाएगी तो उसके कारण बहुत सारे एंजाइम्स है वो रिलीज़ हो जाएंगे, जैसे कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, क्रिएटिनिन है, लीवर्स एंजाइम है और सीरम लैक्टेट वगैरह है, ब्रेन से रिलेटेड जो एंजाइम्स है तो वो सारे क्या होते हैं, एलिवेटेड हो जाते हैं। तो उस वो एंजाइम्स यदि अपन को ब्लड के अंदर देखने को मिल रहे हैं, मीन्स ऑर्गन फेलियर के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, तो इनसे अपन वो भी पता लगा सकते हैं। तो ये सारे डायग्नोस्टिक रिलेशन है जिसके थ्रू अपन ये देख सकते हैं कि कार्डियोजेनिक शॉक किस कारण डेवलप हुआ था और कार्डियोजेनिक के शॉक के कारण क्या क्या कंडीशंस डेवलप हो रही है। अब आते हैं इसका मैनेजमेंट के अंदर। तो मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले अपन इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट अपन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट के अंदर अपन ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई है वो पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे ताकि ब्रेन, किडनी और अदर ऑर्गन के पास पहुंच पाए। देन इसके लिए अपन क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अपन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, चाहे उसके लिए से अपन को मास्क लगाना पड़े, वेंचुरी मास्क वगैरह लगाना पड़े, वेंटिलेटर के अंदर पेशेंट को रखना पड़े, जो भी कंडीशंस है वो अपन देंगे। देन प्रॉपर फ्लूइड अपन प्रोवाइड करेंगे ताकि ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट के अंदर इंक्रीमेंट हो सके। तो प्रॉपर फ्लूइड के अंदर अपन कई टाइप के फ्लूइड चढ़ा सकते हैं, साथ साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल शॉक थेरेपी भी अपन पेशेंट्स को दे सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल शॉक थेरेपी से कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी हार्ट की है वो इंक्रीज़ हो सकती है उसके लिए। देन टेम्परेरी पेस मेकर अपन इम्प्लांट करेंगे, जो भी क्या करेगा, जो हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है उसको भी एनलार्ज करेगा, जिसके कारण हार्ट प्रॉपर्ली पंप करेगा और कार्डियक आउटपुट रिड्यूस इंक्रीज होके और ऑर्गन के पास ब्लड की सप्लाई हो पाएगी। तो ये अपन मैनेजमेंट इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देन आता है मेडिसिन। मेडिसिन के अपन एस्पिरिन, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी दे सकते हैं थ्रोम्बस वगैरह को रिड्यूस करने के लिए। हिपेरिन वगैरह भी अपन सेम फंक्शन के लिए दे सकते हैं। डिजॉक्सिन दे सकते हैं हार्ट रेट को इंक्रीज़ करने के लिए। वेसोडाइलेटर कर दे सकते हैं वेसल्स को डायलेट करने के लिए। डाययूरेटिक जो इडिमा होता है तो उसको रिड्यूस करने के लिए डाययूरेटिक्स वगैरह दे सकते हैं। डोपामिन वगैरह अपन हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, सारे एजेंट्स जो अपने दिए हैं वो हार्ट मसल्स को प्रॉपर कॉन्टैक्ट करवाएंगे ताकि हार्ट अटैक को ट्रीटमेंट अपन कर सकें। अब आता है कौन कौन से मेडिकल डिवाइस और प्रोसीजर है जो इसके अंदर अपन प्रोवाइड करके और इसके चांसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहला है इंट्रा आयोटिक बैलून पंप। इसके अंदर क्या करते हैं, आयोटा के अंदर अपन एक बैलून पंप वहाँ पे इम्प्लांट करते हैं जो आयोटा से ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव कर सकें। क्या इसमें क्या होता है, दिस डिवाइस इज प्लेस्ड विद इन द आयोटा द मेन ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। यानी जो आयोटा है वहाँ पर क्या करेंगे, एक बैलून जाके और इम्प्लांट करेंगे और उसको फुला देंगे जिससे आयोटा से ब्लड है वो पूरी बॉडी को प्रॉपर्ली पहुँच सके उसके लिए। फिर आता है सेकेंड एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंट। एंजियोप्लास्टी के अंदर अपन क्या करते हैं, जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है उसको रिमूव करते हैं। और स्टेंट के अंदर अपने एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं जो जालीनुमा ट्यूब होती है, उससे अपन कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई ब्लॉकेज वगैरह है तो उसको अपन फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि अपने पहले MI एंजाइना के अंदर डिस्कस किया था। तो सेम ये दोनों प्रोसीजर उसके अकॉर्डिंग करेंगे। देन आता है सर्जरी। समटाइम्स मेडिसिन एंड मेडिकल डिवाइस आर नॉट इनफ टू ट्रीट कार्डियोजेनिक शॉक। उस कंडीशन के अंदर अपन कुछ सर्जरी भी परफॉर्म करेंगे, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। यानी कोरोनरी आर्टरी है यदि ब्लॉक हो रखी है, वहाँ पर अर्थरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन है, तो उससे अपन एक बाईपास निकाल के भी उसको ट्रीट कर सकते हैं। यानी इसके अंदर क्या करेंगे, अपनी बॉडी से कोई भी आर्टरी वगैरह कलेक्ट करेंगे और उसको जहाँ पे ब्लॉकेज है उसके फर्स्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक कनेक्ट कर देंगे ताकि वहाँ से ब्लड सप्लाई इंप्रूव हो सके। देन सर्जरी टू रिपेयर एन इंजरी टू हार्ट। यदि हार्ट के अंदर कोई भी इंजरी वगैरह है उसको रिपेयर करने के लिए अपन सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। जो जैसे मान लो कोई वाल्व कमज़ोर है, कोई हार्ट के अंदर मसल्स वगैरह वीक वगैरह है, तो उससे रिलेटेड कोई टीयर वगैरह कोई छेद वगैरह है तो उन सबको फिल करने के लिए अपन सर्जरी परफॉर्म करेंगे। देन आता है हार्ट पंप। हार्ट पंप का फंक्शन होगा कि हार्ट को प्रॉपर्ली पंप करवा सकें। वो डिवाइस भी अपन इम्प्लांट कर सकते हैं जिससे हार्ट को वो पंप करवाए और आगे ब्लड सप्लाई इम्प्रूव कर सके।
देन हार्ट ट्रांसप्लांट, यदि मान लो हार्ट 50% या उससे ज़्यादा डैमेज हो चुका है तो उस कंडीशन के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट एक लास्ट अपना ट्रीटमेंट होगा जिसके थ्रू अपन ये कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट है जिसके थ्रू अपन ये कार्डियोजेनिक शॉक या उसके थ्रू होने वाले ऑर्गन फेलियर को रोक सकते हैं। अब आता है नर्सिंग असेसमेंट। तो नर्सिंग असेसमेंट के अंदर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कार्डियोजेनिक शॉक से रिलेटेड जो भी रिस्क वगैरह डेवलप हो रही है उन रिस्क को अपन पेशेंट से आइडेंटिफाई करेंगे। देन अर्ली साइन एंड सिम्टम्स है वो इंडिकेट करेंगे शॉक से रिलेटेड, जैसे कि रेस्टलेस, कन्फ्यूजन, मेंटल स्टेट के अंदर चेंजेस है, हार्ट रेट इंक्रीज़ है, पल्स प्रेशर डिक्रीज़ है, यूरिन आउटपुट डिक्रीज़ है, वीकनेस है, फटीग है। तो इनसे रिलेटेड जो भी अपन असेसमेंट है वो अपन करेंगे ताकि अपन मैनेजमेंट कर सके इसके अकॉर्डिंग। इसीलिए अपन सिम्टम्स देखेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स, कौन कौन से ऑर्गन से रिलेटेड सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं और उन ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग अपन क्या क्या मैनेजमेंट कर सकें। देन ऑब्जर्व फॉर डेवलपमेंट ऑफ इडीमा, यदि इडीमा के डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको भी अपन ऑब्जर्व करेंगे, यानी जो एक्सट्रीमिटीज़ है उसके अंदर। आइडेंटिफाई साइन एंड सिम्टम इंडिकेटिव द एक्सटेंशन ऑफ एमआई, रिकरिंग ऑफ चेस्ट पेन डायफोरोसिस, यानी मान लो एमआई से रिलेटेड कोई सिम्टम्स इंडिकेट हो रहे हैं तो उसको भी अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि चेस्ट पेन और डायफोरोसिस, बहुत ज़्यादा पसीना वगैरह आना, चेस्ट पेन होना, जिससे अपन एमआई का भी पता लगा सकते हैं। तो ये सारे अपने मेन असेसमेंट किए, उसके थ्रू अपन नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे। तो सबसे पहले नर्सिंग डायग्नोसिस आती है इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, यानी जो अपनी गैस एक्सचेंज है O2 CO2 वो इम्पेयर्ड हो रही है। उसका भी कारण यही है, इम्प्रॉपर सप्लाई ऑफ द ब्लड टू द लंग्स, रिलेटेड टू द इम्प्रॉपर सप्लाई ऑफ द ब्लड टू द लंग्स, और पल्मोनरी इडीमा और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। देन डिक्रीज पल्स प्रेशर, उससे रिलेटेड भी अपन नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं। देन इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू द डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज है उसके कारण टिश्यू परफ्यूजन क्या हो रहा है, इनइफेक्टिव हो रहा है। नेक्स्ट एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू द बैक फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू द हार्ट, या अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड टू अदर बॉडी पार्ट, यानी बॉडी पार्ट पे ब्लड को सप्लाई नहीं हो पा रही जिस कारण ब्लड का क्या हो रहा है, बैक फ्लो हो रहा है, और बैक फ्लो होने के कारण फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो रहा है। देन एंजाइटी रिलेटेड टू द सीवियरिटी ऑफ डिजीज एंड हॉस्पिटलाइजेशन। तो ये अपन डायग्नोसिस अपन इसके अंदर बना सकते हैं, और फिर अपन इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। जैसे कि एक बता रहा हूँ, जैसे कार्डियक आउटपुट डिक्रीज है तो उससे रिलेटेड अपन इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करेंगे, ECG मॉनिटर करेंगे ताकि अपन डिसअरेथमियाज को डिटेक्ट कर सकें और कार्डियक मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंज्यूम्शन को भी बढ़ा सकें, क्योंकि डिसअरेथमिया की कंडीशंस क्या करती है, कार्डियक आउट कंज्यूम्शन है, मायोकार्डियल कंज्यूम्शन है वो बढ़ाती है। तो इसी चीज़ से अपन वो मॉनिटर कर लेंगे। देन मॉनिटर BP एंड मीन आर्टियल प्रेशर एवरी 30 मिनट्स, यानी हर 30 मिनट के अंदर BP और आर्टियल प्रेशर को भी अपन मेंटेन करेंगे ताकि अपन को पता चल सके प्रॉब्लम कितनी सीवियर है, कार्डियक आउटपुट कितना रिड्यूस हो चुका है। मेजर एंड रिकॉर्ड यूरिन आउटपुट एवरी हावर्स फ्रॉम द इनवेलिंग कैथेटर और फ्लूइड इनटेक, यानी कितना फ्लूइड ले रहा है और कैथेटर के थ्रू अपन उसका यूरिन आउटपुट भी प्रॉपर्ली असेस करते रहेंगे। ऑप्टेन डेली वेट, उसका डेली वेट भी अपन चेक करेंगे। देन एडमिनिस्टर वेसो एक्टिव ड्रग्स थेरेपी थ्रू सेंट्रल वेनस असेस, और सेंट्रल वेनस असेस के थ्रू अपन उसको ड्रग थेरेपी भी अपन प्रोवाइड करेंगे। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, कार्डियक आउटपुट को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग अदर ये और भी नर्सिंग इंटरवेंशन लिख रखे हैं जो तुम्हें अपने अकॉर्डिंग पढ़ने, खुद पढ़ने और इसको अच्छे से देखना है, क्योंकि ये NCP के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट। थैंक यू।